हेलो दोस्तों, आज है 27 जुलाई 2025 दिन रविवार का। हैप्पी संडे आप सभी को। हिंदी तिथि श्रावण शुक्ल तृतीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और स्पेशल होने वाला है। किसान भाइयों के लिए, कर्मचारियों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, माताओं और बहनों के लिए, आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाले हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से जो बड़ी घोषणाएं की गई है, उन सभी की जानकारी हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। तो वीडियो के साथ आप बने रहिए और आनंद उठाइएगा। पहली बड़ी खबर की शुरुआत करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बताएं कि आज है हरियाली तीज। सबसे पहले तो आप सभी दोस्तों और मित्रों को हमारी टीम की ओर से हरियाली तीज की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। सनातन परंपरा में श्रावण महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को पड़ने वाले हरियाली तीज का त्योहार बहुत ही धार्मिक महत्व का माना गया है। नाग पंचमी से 2 दिन पहले मनाए जाने वाले इस पर्व को मुख्य रूप से राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में मनाते हैं। वैसे तो पूरे देश में मनाया जाता है, लेकिन विशेष रूप से राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। हरियाली तीज के दिन महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करके सुख सौभाग्य की कामना करती हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हरियाली तीज को भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन का पर्व माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव को पाने के लिए माता पार्वती जी ने कठिन तप किया था, जिससे प्रसन्न होकर देवों के देव महादेव ने हरियाली तीज के पावन पर्व पर ही उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। कुछ ऐसे ही कामना के लिए विवाहित स्त्रियां सुखी दाम्पत्य जीवन और कुंवारी कन्याएं मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए हरियाली तीज का व्रत रखती हैं। और आज के दिन 16 श्रृंगार से जुड़ी चीजों का दान करने पर शुभ फलों की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाली स्त्री के जीवन में सुख सौभाग्य हमेशा बना रहता है। हरियाली तीज का ये पर्व सौभाग्य की कामना के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, प्रकृति, हरियाली और भक्ति का उत्सव भी है। आप सभी दोस्तों को हरियाली तीज की शुभकामनाएं। खबरों की शुरुआत के साथ पहली बड़ी खबर में आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालदीव दौरा समाप्त कर तमिलनाडु के लिए उड़ान भरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को मालदीव की अपनी 2 दिवसीय यात्रा समाप्त करने के बाद तमिलनाडु के तूतीकोरिन के लिए उड़ान भरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार से 2 दिवसीय तमिलनाडु दौरे पर 4,800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी मालदीव के स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल हुए। उपराष्ट्रपति से ट्रेड और एनर्जी पर भी बातचीत की। विपक्षी नेताओं से भी मिले और फिर भारत पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय मालदीव दौरा खत्म करके भारत पहुंच गए। मालदीव की विपक्षी पार्टियों के नेताओं से भी पीएम मोदी ने मुलाकात कर दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की है। भारत और मालदीव में 8 समझौते हुए। पीएम मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में मेक इन इंडिया की ताकत दिखी। स्वदेशी हथियारों ने आतंकी ठिकाने मिट्टी में मिलाए, आतंक के आकाओं की नींद उड़ा दी। वहीं आप देखिए, भारतीय सेना आतंकवाद और नई तरह की चुनौतियों से निपटने के लिए नया युद्ध सिद्धांत अपनाने की तैयारी में है। दरअसल दशकों से सीमा पार से प्रायोजित आतंकवाद से लड़ाई और हाल ही के ऑपरेशन सिंदूर से मिले सबक इसका आधार बनेंगे। नए युद्ध सिद्धांत में दर्ज होगा कि आतंकी हमले देश के खिलाफ युद्ध है। नॉन स्टेट एक्टर्स की आड़ में आतंक को स्टेट पॉलिसी के तौर पर इस्तेमाल करने वालों से निपटने के लिए सैन्य बल 24 घंटे तैयार रहेंगे। ऐसी आक्रामक रणनीति नई युद्ध नीति का आधार होगी। साथ ही आप देखिए, पीएम मोदी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता बने हैं। 75% अप्रूवल रेटिंग के साथ टॉप पर है। पीएम मोदी ने एक बार फिर अपनी वैश्विक लोकप्रियता साबित करते हुए दुनिया के सबसे पसंदीदा नेता होने का स्थान हासिल किया है। बिजनेस इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स फर्म मॉर्निंग कंसल्ट के मुताबिक जुलाई 2025 में कराए गए एक अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षण में पीएम मोदी को 75% अप्रूवल रेटिंग मिली है। ये रेटिंग उन्हें 20 देशों के शीर्ष नेताओं की सूची में सबसे ऊपर रखती हैं। इस सर्वे में पीएम मोदी के बाद दूसरे स्थान पर दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे मयोंग रहे, जिन्हें 59% लोगों का समर्थन मिला है। तीसरे नंबर पर अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिली को 57% अप्रूवल रेटिंग मिली है। चौथे स्थान पर कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी और 5वें स्थान पर ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बानीज रहे हैं। वहीं आपको बताएं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को केवल 44% लोगों ने समर्थन दिया है, जबकि 50% लोगों ने असहमति जताई है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा को 54% नकारात्मक रेटिंग मिली है। वहीं पोलैंड, बेल्जियम और स्विट्जरलैंड जैसे देशों में नेताओं की लोकप्रियता 50% से भी कम रही। विशेषज्ञों का यह कहना है कि मोदी की लोकप्रियता का कारण उनकी मजबूत अंतर्राष्ट्रीय छवि, निर्णय लेने की क्षमता और भारत के घरेलू और वैश्विक हितों पर आधारित स्पष्ट नीतियां हैं। ये रिपोर्ट इस बात का संकेत है कि भारत न केवल वैश्विक राजनीति में तेजी से उभर रहा है, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी स्वीकृति मिल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, आर्मी चीफ ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से पाक को सीधा संदेश, आतंकवाद के समर्थकों को बख्शा नहीं जाएगा। कारगिल विजय दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। चलिए बड़ी खबर देखिए, बच्चों से जुड़ी हुई है। स्कूली छात्रों को भारत के डिफेंस सिस्टम और कूटनीतिक रेस्पॉन्स के बारे में समझाने के लिए एनसीईआरटी ऑपरेशन सिंदूर पर आधारित एक नया मॉड्यूल ला सकता है। पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से इस तरह की जानकारी दी है। यानी एनसीईआरटी कक्षा 3 से 12 के सिलेबस में ऑपरेशन सिंदूर
सिंदूर काउंसिल मॉड्यूल तैयार कर रहा है। किताबों में 8 से 10 पेज जुड़ सकते हैं। चलिए बड़ी खबर, भारत और पाकिस्तान का महामुकाबला 14 और 21 सितंबर को एशिया कप क्रिकेट 9 से 28 सितंबर के बीच होगा। सभी मुकाबले यूएई में होंगे। क्रिकेट का एशिया कप 2025 यूएई में खेला जाएगा। ये टूर्नामेंट 9 सितंबर से शुरू होकर 28 सितंबर तक चलेगा। भारत और पाकिस्तान एक ही ग्रुप में, दोनों के बीच 14 सितंबर को पहला मैच होगा और अगर दोनों टीमें सुपर 4 स्टेज में पहुंचती हैं तो यहां भी दोनों के बीच 21 सितंबर को मैच खेला जाएगा। वहीं आपको बताएं, एशिया कप 2025 की मेजबानी भारत को मिली है, लेकिन भारत पाकिस्तान के खराब संबंध के कारण ये न्यूट्रल वेन्यू पर खेला जाएगा। चलिए अगली बड़ी खबर, लोकसभा में बेहतर प्रदर्शन 17 सांसद संसद रत्न से सम्मानित होंगे। लोकसभा में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 17 सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। रेलवे ने 2.5 करोड़ IRCTC यूजर ID डीएक्टिवेट किए हैं। रिजर्वेशन में धोखाधड़ी रोकने के लिए बड़ा फैसला लिया गया। खबर आ रही है कि भारतीय रेलवे ने 2.5 करोड़ से ज्यादा IRCTC यूजर्स ID को डीएक्टिवेट यानी बंद कर दिया है। ऑनलाइन टिकट बुकिंग सिस्टम में गड़बड़ियों को रोकने के लिए भारतीय रेलवे ने यह कदम उठाया। संसद में सांसद AD सिंह के उठाए गए सवालों के जवाब में सरकार ने इस बात की पुष्टि की है। वहीं देखिए, तेज प्रताप यादव का महुआ से चुनाव लड़ने का ऐलान हुआ है। बोले कि बिहार विधानसभा का चुनाव टीम तेज प्रताप लड़ेगी। RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने शनिवार को महुआ सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आ रही है। बीजापुर में जवानों ने 4 नक्सलियों को ढेर कर दिया। अभी हाल ही में 18 जुलाई को भी 6 नक्सली ढेर हुए थे। राजस्थान के झालावाड़ से जो दर्दनाक खबर आपने कल भी सुनी। राजस्थान के झालावाड़ में सरकारी स्कूल की बिल्डिंग के नीचे दबकर जान गंवाने वाले 7 बच्चों के परिवार वालों को 10 लाख रुपए और सुविधा पर नौकरी मिलेगी। साथ ही नए स्कूल भवनों में बनने वाले क्लासरूम यानी कक्षा कक्ष का नाम भी मृतक बच्चों के नाम पर रखा जाएगा। कुल मिलाकर दोस्तों, ये राजस्थान के झालावाड़ में सरकारी स्कूल की बिल्डिंग गिर जाने से 7 बच्चों की दर्दनाक मौत हुई है और ये बहुत ही दर्दनाक हादसा रहा। पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए शनिवार को पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पिपलोदी ग्राम पहुंची। उनकी गोद में सिर रखकर परिवार वाले फूट फूट कर रोए। राजस्थान स्कूल हादसा मामले में राहुल गांधी ने भी मांग की है। कहा कि दोषियों को कड़ी सजा दी जाए। और तो और आप देखिए, भारत सरकार ने भी सभी स्कूलों में सुरक्षा ऑडिट अनिवार्य किया है। शिक्षा मंत्रालय ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। अहमदाबाद प्लेन हादसे से जुड़ी खबर भी है। 166 पीड़ित परिवारों को मुआवजा मिला। एयर इंडिया ने 25-25 लाख दिए। एयरलाइन ने कहा कि बाकी 52 मृतकों के परिजनों को भी जल्दी मुआवजा देंगे। पंजाब से बड़ी खबर देखिए, पंजाब बनेगा सेमीकंडक्टर हब। CM मान ने बैठक की। मोहाली में पार्क बनाने की घोषणा भी की गई है। AI से लेकर हेल्थ तक फायदा मिलेगा। वहीं आप देखिए, बेंगलुरु भगदड़ को लेकर बड़ा अपडेट आया है। बेंगलुरु में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु यानी RCB की विक्ट्री डे परेड पर जो भगदड़ हुई थी, इसको लेकर कर्नाटक सरकार की ओर से बनाए गए जस्टिस जॉन माइकल कुन्हा आयोग की रिपोर्ट शुक्रवार को सामने आई। इसमें स्टेडियम को बड़े आयोजनों के लिए असुरक्षित बताया गया है। रिपोर्ट में कहा गया कि स्टेडियम की डिजाइन ऐसी नहीं है कि वहां बड़ी संख्या में लोग सुरक्षित तरीके से इकट्ठे हो सके और इस स्टेडियम में भीड़ नियंत्रण, प्रवेश और निकासी व्यवस्था, पार्किंग और इमरजेंसी प्लान जैसी बुनियादी सुविधाओं की गंभीर कमियां हैं। इसके अलावा कमेटी ने RCB फ्रेंचाइजी, उनके इवेंट पार्टनर DNA एंटरटेनमेंट और कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ को इस हादसे के लिए जिम्मेदार ठहराया है। ये बात आपको मालूम होगी, IPL 2025 में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु यानी RCB की पहली खिताबी जीत के जश्न के दौरान 4 जुलाई को चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ मच गई थी और इस हादसे में 11 लोगों ने जाने गंवाई और 50 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। 17 जुलाई को कर्नाटक सरकार ने भी इस मामले में RCB को जिम्मेदार ठहराया था और अब ये रिपोर्ट भी सामने आ गई है, जिसमें RCB फ्रेंचाइजी, उनके इवेंट पार्टनर और कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ को इस हादसे के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। चलिए अगली बड़ी खबर आप देखिए, रूस से आ रही है। VPN चलाने वालों की अब खैर नहीं होगी। रूस सरकार ने यह नया फरमान जारी कर दिया है। बैन कंटेंट देखने पर अब सख्त सजा मिलेगी। दरअसल रूस ने एक नया सेंसरशिप कानून पारित किया है, जिससे VPN का उपयोग करके प्रतिबंधित सामग्री तक पहुंचने पर जुर्माना लगाया जाएगा। ये कानून चरमपंथी सामग्री को ऑनलाइन खोजने को भी अपराध बनाता है। सरकार का यह कदम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ माना जा रहा है और इसका रूस में विरोध भी हो रहा है। यानी दोस्तों, यूक्रेन के साथ पिछले 3 साल से युद्ध लड़ रहे रूस के लिए इंटरनेट पर देखा जाने वाला कई तरह का जो कंटेंट है वो भी खतरा बन गया है और शुक्रवार को रूस के अपर हाउस ने एक नए सेंसरशिप कानून को मंजूरी दी है। ये कानून यही नहीं रुकेगा, VPN सेवाओं को बढ़ावा देने पर भी जुर्माना लगाएगा। रूस में कई लोग रूस सरकार की ओर से बैन लगाए गए कंटेंट को देखने के लिए VPN इस्तेमाल करते हैं। हालांकि अभी इस कानून का खुलकर वहां विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आर्य समाज संस्थाओं द्वारा नाबालिग अंतर धार्मिक जोड़ों को शादी प्रमाण पत्र जारी करने के मामले में गृह सचिव को जांच के आदेश दिए हैं और न्यायालय ने बिना धर्म परिवर्तन के ऐसे सभी विवाहों को अवैध करार दिया है और आर्य समाज द्वारा कानून का उल्लंघन करने पर चिंता व्यक्त की है। चलिए बड़ी खबर देखिए आप। संसद के मानसून सत्र में विपक्षी दलों ने पुलवामा हमले, ऑपरेशन सिंदूर और विदेश नीति को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है।
सोमवार को इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक में सुरक्षा चूक, आतंकवादियों का पता और ट्रंप के सीज फायर दावों पर चर्चा की जाएगी। विपक्ष चुनाव आयोग के SIR पर भी सवाल उठाएगा। सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए संसद में उसे घेरने का प्रयास करेगा। यानी ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा से पहले विपक्ष बैठक करने वाला है और 4 मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी हो रही है। संसद का मानसून सत्र फिलहाल चल रहा है और सोमवार से ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा शुरू होगी। इसके लिए 16 घंटे का समय निर्धारित हुआ है। चलिए बड़ी खबर देखिए। 25 साल की लड़की वायरल वीडियो पर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने सफाई दी है, माफी भी मांगी है। कुल मिलाकर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य मुश्किलों में गिर गए। कथावाचक इस समय महिलाओं पर दिए गए अपने एक बयान के चलते काफी सुर्खियों में बने हुए हैं। अब कथावाचक का एक बयान भी सामने आया है जिसको लेकर महिलाएं विरोध कर रही हैं। वो लड़कियों की शादी पर कुछ ऐसा कह बैठे हैं कि अब उन्हें सफाई तक देनी पड़ी है। अनिरुद्धाचार्य ने महिलाओं पर कमेंट किया था और अब कथावाचक ने बयान पर सफाई दी और माफी मांगी है। वहीं आप देखिए, युद्ध नहीं रोका तो व्यापार नहीं, डोनाल्ड ट्रंप की थाईलैंड और कंबोडिया को ये चेतावनी है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच जारी भीषण युद्ध पर अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर को लेकर दखल दिया है और इसका रिजल्ट ये रहा कि ट्रंप की धमकी के बाद थाईलैंड और कंबोडिया में सीज फायर, इस प्रस्ताव को दोनों देशों की ओर से मान लिया गया है। वहीं आप देखिए, दिल्ली से जुड़ी बड़ी खबर। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों पर लगे बैन को चुनौती दी है। सरकार का यह कहना है कि पाबंदी उम्र के बजाय उत्सर्जन के आधार पर होनी चाहिए। गाड़ियों की उम्र नहीं, प्रदूषण के आधार पर बैन लगना चाहिए। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है। वहीं बड़ी खबर, एम्स के राष्ट्रीय वृद्धजन केंद्र, दिल्ली एम्स से जुड़ी खबर है। एम्स के राष्ट्रीय वृद्धजन केंद्र यानी NCA में बुजुर्ग 60 साल की उम्र के बाद इलाज करवा सकेंगे। अभी तक इसमें इलाज करवाने की उम्र 65 साल थी। केस कांड से जुड़ी खबर भी आप देखिए। केस कांड को लेकर जस्टिस यशवंत वर्मा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बेंच का गठन कर दिया है। सोमवार को सुनवाई होगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को बड़ी सफलता मिली है। देश भर में अब तक 10 करोड़ 18 लाख महिलाओं की सर्वाइकल कैंसर जांच पूरी हो गई है। देश में महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर ये बड़ी उपलब्धि सामने आई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक अब तक 30 साल या उससे अधिक उम्र की 10 करोड़ 18 लाख महिलाओं की सर्वाइकल कैंसर के लिए जांच पूरी की जा चुकी है। दिल्ली NCR में शादी के बाद भी नया पार्टनर तलाश रहे लोग, सामने आई एक चौंकाने वाली रिपोर्ट। दिल्ली NCR में विवाहेतर संबंधों का चलन तेजी से बढ़ा है। इसका खुलासा कनाडा फ्रांसीसी डेटिंग साइट एस्ले मेडिसन की जून 2025 की रिपोर्ट में हुआ है। यानी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र NCR एक नई सामाजिक प्रवृत्ति तेजी से आगे बढ़ रही है, जो तेजी से बढ़ते विवाहेतर संबंधों की ओर भी इशारा कर रही है। चौंकाने वाले ये आंकड़े सामने आए हैं। बिहार में SIR पर सवाल के बीच बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। महाराष्ट्र में 42,000 से ज्यादा जन्म प्रमाण पत्र रद्द कर दिए गए हैं। यानी बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग की मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक बवाल मचा हुआ है। और इसी बीच महाराष्ट्र में बांग्लादेशी जन्म प्रमाण पत्र घोटाले को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। देवेंद्र फडणवीस सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए पिछले 2 महीने के अंदर 40,000 से ज्यादा जन्म प्रमाण पत्रों को रद्द कर दिया है। बड़ी खबर देखिए, दिल्ली से सटे NCR में तेजी से अवैध कॉलोनियां विकसित हो रही हैं और ये कॉलोनियां किसानों की खेती और जमीनों पर काटी जा रही हैं। लेकिन इसको लेकर अब ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण सख्त मोड में आ गया है और इसके तहत प्राधिकरण ने स्टाम्प एवं निबंधन विभाग को पत्र लिखकर आग्रह किया है और कहा कि अवैध रूप से विकसित कॉलोनियों में छोटे भूखंडों की रजिस्ट्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए। पत्र में स्पष्ट सिफारिश की गई है कि खसरा खतौनी में दर्ज जमीन की रजिस्ट्री केवल उसी उपयोग के लिए की जाए जिसमें वे दर्ज है, यानी खेती और जमीन की रजिस्ट्री आवासीय भूमि में दर्ज नहीं की जाए, ताकि NCR में तेजी से विकसित हो रही अवैध कॉलोनियों पर अंकुश लगाया जा सके। वहीं देखिए, आप चुनाव आयोग ने एक आदेश जारी किया है। पूरे देश में वोटर वेरिफिकेशन किया जाएगा। चुनाव आयोग ने निर्देश दिए हैं कि अगस्त 2025 से पूरे देश में मतदाता सत्यापन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बिहार से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। बिहार में CM नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया है। पत्रकारों को हर महीने 15,000 रुपए पेंशन मिलेगी। पत्रकारों को यह बड़ी सौगात दी गई है। बिहार के मान्यता प्राप्त पत्रकारों को पेंशन में बढ़ोतरी की गई है। अब सभी पात्र पत्रकारों को हर महीने 6,000 रुपए की जगह 15,000 रुपए पेंशन की राशि प्रदान करने का विभाग को निर्देश दिया गया है। साथ ही इस योजना के अंतर्गत पेंशन प्राप्त कर रहे पत्रकारों की जान चली जाने की स्थिति में उनके आश्रित पति पत्नी को जीवन पर्यंत हर महीने 3,000 रुपए की जगह 10,000 रुपए की पेंशन राशि दिए जाने के निर्देश दिए हैं। वहीं बिहार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का भी बड़ा फैसला। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने भू अर्जन के दौरान चकबंदी वाले गाँव में हो रही समस्याओं के समाधान को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए अब वास्तविक कब्जाधारी रैयत को ही मुआवजा देने का फैसला लिया है, चाहे वह खतियान या जमाबंदी से मेल नहीं भी खाता हो, अगर उसका दावा प्रमाणित हो। साथ ही आप देखिए, बिहार में इस दिन तक पूरा हो जाएगा भूमि सर्वे का काम। बिहार में अब जमीन की खरीद बिक्री के साथ ही नक्शा भी अपडेट हो जाएगा। बिहार सरकार के मंत्री संजय सरावगी ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि इससे जमीन विवाद की समस्या का निराकरण होगा। बिहार में 31 दिसंबर 2026 तक भूमि सर्वेक्षण का काम
पूरा कर लिया जाएगा। बिहार में स्थानिक दाखिल खारिज पोर्टल भी लॉन्च हो चुका है। साथ ही आप देखिए बिहार मतदाता सूची विवाद, आधार और राशन कार्ड को न मानने पर एडीआर की सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। सबसे प्रमुख आपत्ति यह है कि आधार कार्ड और राशन कार्ड जैसे सामान्य रूप से स्वीकृत दस्तावेजों को वोटर सूची में नाम जोड़ने के लिए मान्य नहीं माना गया है। बिहार में मकान मालिक ही नहीं, रेंटर को भी मिलेगा 125 यूनिट मुफ्त बिजली। यानी बिहार में 125 यूनिट फ्री बिजली की जो स्कीम है, इसका फायदा सिर्फ मकान मालिकों को ही नहीं बल्कि किराएदारों को भी मिलने वाला है। बिजली कंपनी की ओर से इसको लेकर निर्देश दे दिए गए हैं। जो उपभोक्ता किराएदार हैं और वे इसका लाभ लेना चाहते हैं, बिहार सरकार की ओर से 125 यूनिट बिजली का लाभ लेने के लिए किराएदारों को अपने मकान मालिक से एक एग्रीमेंट कराना होगा और उस एग्रीमेंट कॉपी के आधार पर किराएदारों को नया बिजली कनेक्शन मिल जाएगा। किराएदारों का अपना मीटर होगा और इसके बाद मुफ्त बिजली का लाभ किराएदार भी उठा पाएंगे। चलिए अगली बड़ी खबर आप देखिए। 5 साल में रेलवे को खराब खाने की 19,000 से ज्यादा शिकायतें मिली हैं। यानी राज्यसभा में रेल मंत्री द्वारा जारी आंकड़ों से यह स्पष्ट हो रहा है कि रेलवे में खाने की गुणवत्ता को लेकर खामियां बनी हुई हैं। रेलवे ने कहा कि यात्रियों की शिकायतों पर तेजी से कार्रवाई की गई। 3,137 मामलों में जुर्माना भी लगाया गया। यूपीआई यूजर्स के लिए बड़ी खबर आ रही है। 1 अगस्त से नियमों में बदलाव हो रहा है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने यूपीआई सिस्टम को और अधिक बेहतर, स्थिर और निर्बाध बनाने के लिए 1 अगस्त 2025 से नए नियम लागू करने का ऐलान किया है। और इन नियमों में सबसे प्रमुख बदलाव होगा अकाउंट बैलेंस चेक करने की सीमा और ऑटो पे लेन देन का समय निर्धारण। एनपीसीआई के मुताबिक यूपीआई यूजर अब एक दिन में अधिकतम 50 बार ही अपना अकाउंट बैलेंस चेक कर पाएंगे। इससे सिस्टम पर अनावश्यक लोड कम होगा और भीड़ भाड़ वाले समय में यूपीआई ट्रांजैक्शन बिना रुकावट के हो पाएंगे। यानी ये कदम उन यूजर को ध्यान में रखकर उठाया गया जो बार बार बैलेंस चेक करते हैं और अनजाने में सिस्टम को ओवरलोड कर देते हैं। इसके अलावा ऑटो पे फीचर के लिए भी बदलाव किया गया है। पहले ऑटो पे ट्रांजैक्शन पूरे दिन कभी भी हो सकते थे, लेकिन अब एनपीसीआई ने इनके लिए फिक्स टाइम स्लॉट तय कर दिए हैं। ये बदलाव सब्सक्रिप्शन, ईएमआई, यूटिलिटी बिल या ऑटोमेटिक पेमेंट पर लागू होंगे। हालांकि ये बदलाव बैकएंड स्तर पर होंगे, इसलिए आम यूजर्स को इसका कोई खास असर नहीं दिखेगा। यूपीआई पेमेंट लिमिट में कोई भी बदलाव नहीं होगा। ट्रांजैक्शन लिमिट वही रहने वाला है। आमतौर पर यूजर प्रति ट्रांजैक्शन 1 लाख रुपए तक और हेल्थ सर्विस या एजुकेशन जैसी कुछ कैटेगरी के लिए 5 लाख रुपए तक ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, है ना। और बड़ी खबर किसान भाइयों के लिए आ रही है। देश के करोड़ों किसान भाइयों को अब 20वीं किस्त का इंतजार हो रहा है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार पीएम किसान योजना की अगली किस्त 2 अगस्त को जारी हो सकती है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी के वाराणसी में उस दिन एक बड़ा कार्यक्रम होगा, उसमें शामिल होंगे और इस दौरान यूपी को 1000 करोड़ रुपए की सौगात भी मिलेगी। और ऐसे में ये उम्मीद की जा रही है कि इसी मौके पर पीएम मोदी किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जारी कर सकते हैं, ऐसी चर्चाएं चल रही हैं। गुरुग्राम में अवैध प्रवासियों पर शिकंजा, 200 से ज्यादा हिरासत में 10 बांग्लादेशियों की पहचान हुई है, जिन्हें जल्दी देश वापस भेजा जाएगा। बेरोजगार युवाओं के लिए गुड न्यूज आ रही है। पहली नौकरी पर मिलेगा 15,000 रुपए का तोहफा। ईपीएफओ के साथ पहली बार पंजीकृत होने वाले कर्मचारियों को सरकार 1 अगस्त से 15,000 रुपए की राशि पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के तहत देगी। यानी पहली बार नौकरी करने वालों को यह लाभ मिलेगा। मंत्रालय ने बताया कि इस योजना का लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा जो पहली बार ईपीएफओ के साथ रजिस्टर होंगे। 1 महीने के ईपीएफ वेतन के बराबर राशि यानी अधिकतम 15,000 रुपए तक 2 किस्तों में दी जाएगी। पहली किस्त नौकरी ज्वाइन करने के 6 महीने बाद और दूसरी किस्त 12 महीने की सेवा और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूरा करने पर दी जाएगी। मध्य प्रदेश से जुड़ी खबर देखिए। मध्य प्रदेश में मेडिकल स्टोर पर नहीं लगा सकेंगे डिस्काउंट बोर्ड। फार्मेसी काउंसिल ने कहा ग्राहकों को लुभाने पर फार्मासिस्ट के रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिए जाएंगे। यानी मध्य प्रदेश की दवा दुकानों पर 10 से 80% छूट का बोर्ड लगाने वाले स्टोर मालिकों के खिलाफ मध्य प्रदेश फार्मेसी काउंसिल कार्रवाई करेगा। साथ ही मध्य प्रदेश में लाडली बहनों के लिए भी बड़ी खुशखबरी आ रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शनिवार को बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि प्रदेश की लाडली बहनों को 3,000 रुपए भी बहुत ही जल्द मिलने लगेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि लाडली बहना योजना के अंतर्गत बहनों को जारी की जाने वाली राशि में चरणबद्ध रूप से बढ़ोतरी होगी और साल 2028 तक बहनों को 3,000 रुपए हर महीने भी उपलब्ध कराए जाएंगे। फिलहाल मोहन यादव जी ने कहा कि दीपावली के बाद आने वाली भाई दूज तक मध्य प्रदेश सरकार सभी लाडली बहनों को 1250 रुपए से बढ़ाकर हर महीने 1500 रुपए सहायता राशि देगी और धीरे धीरे इस राशि को आगे और बढ़ाया जाएगा। छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबर देखिए। प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन 29 जुलाई से। इस बार 150 सीटें कम होगी। हर राउंड में रजिस्ट्रेशन होगा। रायपुर में सबसे ज्यादा 230 सीटें। छत्तीसगढ़ में आबकारी आरक्षक भर्ती आज होने वाली है। कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। वहीं आप देखिए हरियाणा सीईटी एग्जाम को लेकर भी अपडेट। हरियाणा में शनिवार 26 जुलाई को ग्रुप सी की सरकारी नौकरी के लिए सीईटी का पहला दिन रहा। पहले दिन 2 शिफ्टों में एग्जाम हुआ। सभी परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। सीईटी में रिकॉर्ड भी बना। बताया जा रहा कि 90% अभ्यर्थी शामिल हुए। रविवार को भी 2 पारियों में परीक्षा होगी। तब तक इंटरनेट मीडिया पर प्रश्न पत्र का विश्लेषण करने पर भी रोक रहेगी। हरियाणा सीईटी एग्जाम के लिए रेलवे ने 9 स्पेशल ट्रेनें चलाई। स्कूलों में छुट्टियां की गई। हरियाणा
सामान्य पात्रता परीक्षा का पहला दिन। आयोग के अध्यक्ष हिम्मत सिंह ने स्पष्ट कहा कि परीक्षा की सभी शिफ्ट पूरी होने से पहले किसी भी प्रकार के प्रश्न पत्र का विश्लेषण या चर्चा किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर न की जाए। पेपर एनालिसिस करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। रोहतक में 31 जुलाई तक प्रॉपर्टी टैक्स पर छूट मिलेगी। वीकेंड पर भी निगम कार्यालय खुले रहेंगे। पंजाब रोडवेज, पनबस और पीआरटीसी के कॉन्ट्रैक्ट वर्करों ने जालंधर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगें जल्दी नहीं मानी गई तो वे पूरे पंजाब में चक्का जाम आंदोलन करेंगे। हिमाचल प्रदेश में 28 जुलाई को कैबिनेट मीटिंग 4 दिन लगातार चलेगी। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 28 जुलाई को कैबिनेट मीटिंग बुलाई है और ये मीटिंग 28 से 31 जुलाई तक लगातार 4 दिन तक चलेगी। प्रदेश में पहली बार 4 दिन की कैबिनेट बैठक बुलाई गई है। जम्मू कश्मीर के डोडा में भूकंप आया, 4.1 की तीव्रता रही। शनिवार सुबह को यह भूकंप आया है। वहीं आप देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के इतिहास की सबसे बड़ी परीक्षा समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा आज 27 जुलाई को प्रदेश के 2382 केंद्रों पर होने वाली है। साथ ही बड़ी खबर देखिए आप, भारतीय सर्जनों ने फ्रांस के स्ट्रासबर्ग में एक सम्मेलन में भाग लेते हुए लगभग 8000 किलोमीटर दूर इंदौर में 2 मरीजों की जटिल सर्जरी कर चिकित्सा जगत में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। स्वदेशी रोबोटिक टेक्नोलॉजी ने इतिहास रचा है। IBPS, PO और SO के आवेदन फॉर्म में सुधार का मौका, 31 जुलाई से करेक्शन विंडो खुलेगी। वहीं आप देखिए, वाईफाई का नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन इसका नाम है वूफाई। ये एक अनोखी टेक्नोलॉजी है, यानी अब कैमरे के बिना भी आपकी पहचान हो जाएगी। वूफाई एक उन्नत और प्रयोगात्मक टेक्नोलॉजी है, तकनीक है जो किसी भी कैमरा या विजुअल इनपुट के बिना व्यक्ति की पहचान करने और उसकी गतिविधियों को ट्रैक करने में सक्षम है। ये तकनीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करती है और इसे एक बायोमेट्रिक स्कैनर की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, जो सामान्य वाईफाई सिग्नल को इंसानों की पहचान और निगरानी के लिए उपयोगी बना देता है। एक ऑनलाइन जर्नल में इसके बारे में डिटेल से जानकारी बताई गई है। झारखंड से बड़ी खबर, रांची में 1 अगस्त से जमीन और फ्लैट खरीदना महंगा हो जाएगा। रजिस्ट्री की फीस में बढ़ोतरी की गई है। अग्निवीरों के लिए उत्तराखंड सरकार का महत्वपूर्ण फैसला, जल्द ही कैबिनेट में प्रस्ताव आएगा। उत्तराखंड सरकार सैनिक कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण देने का प्रस्ताव है। बलिदानियों के परिवारों को दी जाने वाली सहायता राशि बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश न्यूज में देखिए आप, हिमाचल सरकार ने स्वास्थ्य तकनीकी कर्मचारियों के मानदेय में बढ़ोतरी कर दी है। 11,900 रुपए तक की बढ़ोतरी हो गई। वहीं आप देखिए, उत्तर प्रदेश बाराबंकी से जुड़ी बड़ी खबर। बाराबंकी में राशन वितरण को लेकर सरकार ने कई बदलाव किए हैं। अब हर 5 साल में KYC अनिवार्य होगा और 18 साल से कम उम्र के बच्चों का अलग राशन कार्ड नहीं बनेगा। सम्मान निधि पाने वाले और 5 एकड़ से ज्यादा जमीन रखने वालों के राशन कार्ड रद्द होंगे। इसके अलावा 6 महीनों तक राशन न लेने पर भी राशन कार्ड को रद्द कर दिया जाएगा। राशन वितरण और कार्ड जारी करने के मामले में महत्वपूर्ण निर्णय लेकर शासन ने एक आदेश जारी कर दिया है। राजस्थान में फिर से भारी बारिश का दौर शुरू होगा। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 27 जुलाई से राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश का दौर शुरू होगा, जो 30 जुलाई तक चलेगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गोवा में भी भयंकर बारिश का अलर्ट जारी है। मौसम विभाग ने कहा कि बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर बन रहा है और ये 24 घंटों में पश्चिम बंगाल के मैदानी इलाकों, उड़ीसा और झारखंड पहुंचेगा। इंदौर, भोपाल में तेज बारिश, 35 जिलों में पानी गिरा है। बरगी, तवा डैम के गेट खोल दिए गए, कई गाँव में अलर्ट भी है। हिमाचल वेदर में देखिए आप, मनाली में जोरदार बारिश, आज और कल येलो अलर्ट रहेगा। परसों भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश में 29 तारीख को भारी बारिश की चेतावनी है। वहीं देखिए आप, रुद्रप्रयाग में भारी बारिश, पहाड़ों से पत्थर गिरे, केदारनाथ का रास्ता अवरुद्ध हो गया, 1600 तीर्थ यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया। कोटक महिंद्रा बैंक का मुनाफा 47% गिरा है। पहली तिमाही में 3282 करोड़ रहा। टोटल इनकम 16,917 करोड़ रही। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर राजस्थान से, आप देखिए, राजस्थान में NSUI ने 50 जिलों के नए अध्यक्ष घोषित कर दिए हैं। साथ ही पढ़ने वाले बच्चों के लिए, प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए अपडेट है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने परीक्षाओं को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। अब 1 से अधिक शिफ्टों में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में नया फॉर्मूला लागू किया जाएगा। ये निर्णय भी हाल ही में बोर्ड द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर लिया गया है। अब इक्वी परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला को अपनाया जाएगा। ये फॉर्मूला पहले से ही केंद्रीय कर्मचारी चयन आयोग, SSC और अन्य प्रमुख भर्ती एजेंसियों द्वारा अपनाया जा चुका है। बोर्ड ने स्पष्ट किया कि ये नियम 25 जुलाई 2025 से लागू हो जाएगा। राजस्थान सरकार वरिष्ठ नागरिकों के लिए यात्रा का शानदार पैकेज लाई है और इसके तहत 56,000 वरिष्ठ नागरिकों को हवाई जहाज और ट्रेन से तीर्थ स्थलों की यात्रा कराई जाएगी और ये यात्रा पूरी तरह फ्री होगी। रजिस्ट्रेशन 18 जुलाई 2025 से शुरू हो चुके हैं और आवेदन करने की अंतिम
तारीख 10 अगस्त 2025 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर आप देखिए, बरसात का मौसम है, चारों ओर हरियाली है और ऐसे में छुट्टी के दिन घूमने वगैरह का प्लान तो बनता ही है, लेकिन आपको ये खबर बताने का हमारा जो मेन उद्देश्य है वो यही है कि अगर आप भी इस हरियाली के मौसम में, बारिश के मौसम में कहीं इधर उधर झरने वगैरह, नदियों, बांध वगैरह घूमने जाते हैं तो सावधानी और सजगता रखिएगा। छोटी सी गलती और लापरवाही से बड़ा हादसा हो सकता है। आप देखिए, गर्भवती पत्नी के सामने झरने के पानी में डूबा डेंटिस्ट। पिकनिक मनाने गया डेंटिस्ट अपनी गर्भवती पत्नी और साली के सामने ही पानी में डूब गया और वह साली के साथ झरने में नहाने उतरा था और इसी दौरान पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में गिर गया। पत्नी और साली ने शोर मचाकर मदद के लिए लोगों को बुलाया, लेकिन पानी के बहाव में डेंटिस्ट लापता हो गया और रेस्क्यू टीमें 15 घंटे बाद बॉडी को पानी की गहराई से बाहर निकाल कर लाई। ये खबर आ रही है राजस्थान के भरतपुर से। इनका अपना खुद का डेंटल क्लिनिक था, शाम को घूमने का प्लान बनाया और इस तरह से ये हादसा हो गया। कुल मिलाकर सावधानी जरूरी है। इस खबर पर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अब चलते चलते आज का राशिफल भी जान लेते हैं। आज 27 जुलाई का रविवार का राशिफल। रविवार को मेष राशि वालों को करियर में अपने कामों के अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। वृष राशि वालों के करियर में उन्नति के योग हैं। मिथुन राशि वालों के बिजनेस में पार्टनरशिप सफल रहेगी। कर्क राशि वालों को करियर में तरक्की के मौके मिलेंगे। सिंह राशि वालों की प्रॉपर्टी में अच्छी डील हो सकती है। परिवार में गलतफहमियां भी दूर होगी। कन्या राशि के लोग करियर में नई तकनीक का प्रयोग करेंगे। तुला राशि के लोगों को करियर में पुराने कॉन्टैक्ट से फायदा होगा। धनु राशि वाले करियर में प्रमोशन के योग बन रहे हैं। मकर राशि वालों को बिजनेस में सावधान रहना पड़ेगा। कुंभ राशि वालों के बिजनेस की योजनाएं सफल होंगी और इसके अलावा बाकी राशियों पर सितारों का मिला जुला असर रहेगा। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां अपडेट। ये जो वीडियो है ना दोस्तों, ये हर रोज अपलोड किया जाता है। हर रोज आपके लिए बड़ी बड़ी काम की खबरें लाई जाती हैं। तो इस वीडियो को आप प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। लाइक और शेयर करने में आप बहुत कंजूसी दिखाते हैं, तो प्लीज ऐसा मत कीजिएगा। आपके प्यार और सपोर्ट के बिना हमारी मेहनत बेकार है और हमारी अगर कुछ गलतियां तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हम अपडेट करने का प्रयास करेंगे। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए और वीडियो को देखते रहिए, खबरें सुनते रहिए, आनंद उठाते रहिए। एक और नई जानकारी और अपडेट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।